सोचिए किसी मास्टर शेफ की रसोई में एक ऐसा जादुई ओवन है जिसके बिना रसोई के बाकी बर्तन, चाकू या कोई भी दूसरा उपकरण बन ही नहीं सकता। बिल्कुल। बिना उस ओवन के तो रसोई की कल्पना करना भी मतलब असंभव है। सही कहा। और मशीनिंग की दुनिया में अहम वो जादुई ओवन है लेथ मशीन। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी मदर ऑफ ऑल मशीन्स की इंजीनियरिंग को डीकोड कर रहे हैं। और सच कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे आसपास मौजूद हर आधुनिक मशीन का वजूद लेथ पर ही टिका है। हाँ। लेकिन कमाल की बात यह है ना कि इतनी जटिल चीजें बनाने वाली मशीन का बुनियादी सिद्धांत बहुत सीधा है। सीधा है मतलब कैसे? सीधी सी बात है, सामग्री को मजबूती से पकड़ो और घुमाओ, बस यही है। अरे वाह। और इस प्रक्रिया की शुरुआत शायद लेथ के दिमाग और पकड़ से होती है, जिसे हम हेड स्टॉक और चक कहते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर हम 3 जॉ चक को देखें तो मुझे सबसे दिलचस्प बात यह लगती है कि एक चाबी घुमाते ही इसके तीनों जॉ एक साथ सेंटर की तरफ आते हैं। मतलब एक नया कारीगर भी इसमें परफेक्ट सेंटरिंग कर सकता है। लेकिन ये तीनों एक साथ इतनी सटीकता से काम कैसे करते हैं? हाँ, इसके पीछे एक स्क्रॉल प्लेट गियर का मैकेनिज्म होता है। चक के अंदर एक स्पाइरल थ्रेड होती है जो चाबी घुमाने पर तीनों जॉज को बिल्कुल एक ही अनुपात में आगे या पीछे धकेलती है। अच्छा। और इसी चक के पीछे हेडस्टॉक के अंदर वो गियर बॉक्स भी होता है जो पूरी मशीन की स्पीड और ताकत को कंट्रोल करता है। अरे ये तो मतलब मुझे बिल्कुल कार चलाने जैसा लग रहा है। कैसे? जैसे अगर आपको भारी लोड खींचना है तो आप पहला या दूसरा गियर लगाते हैं। स्पीड कम रहती है लेकिन टॉर्क ज्यादा मिलता है। और अगर जॉब पतला है तो हाई स्पीड गियर का इस्तेमाल होता है। हाँ, एनालॉजी तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। वो क्या? कार में तो आप चलते चलते क्लच दबाकर गियर बदल सकते हैं ना। लेथ में अगर आपने चलती मशीन में गियर बदलने की कोशिश की तो गियर बॉक्स के दांत टूटकर बिखर जाएंगे। अरे बाप रे। हाँ, यहाँ टॉर्क और स्पीड का जो बैलेंस है वो मशीन चालू करने से पहले ही सेट करना पड़ता है, ताकि बड़े धातु के टुकड़े को काटते वक्त मशीन ओवरलोड न हो। अब यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। हाँ, पूछिए। जब भारी धातु का टुकड़ा चक में इतनी तेज रफ्तार से घूम रहा है, हाँ तो जबरदस्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होगा। हाँ, तो मशीन खुद को ही झकझोर कर टुकड़ों में क्यों नहीं बिखर जाती? मतलब उसे इस भयंकर दबाव से कौन बचाता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर काम आता है लेथ का बेड और उसका बेस। ये जो ढांचा होता है ना, ये वी या यू आकार का भारी ढांचा होता है जो मशीन की रीढ़ है। और इस पूरे ढांचे को जमीन पर टिकाते सबसे नीचे मौजूद कास्ट आयरन के पैर। एक मिनट, कास्ट आयरन ही क्यों? इतने भारी दबाव के लिए स्टील का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अहम कास्ट आयरन की जो माइक्रोस्कोपिक संरचना होती है उसमें ग्रेफाइट के फ्लेक्स होते हैं। ग्रेफाइट के फ्लेक्स? हाँ, ये फ्लेक्स वाइब्रेशन या कंपन को सोखने का काम करते हैं। अगर मशीन जरा भी हिलेगी तो कटिंग टूल कभी स्मूथ फिनिश नहीं दे पाएगा। इसलिए कास्ट आयरन स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। समझ गया, वाइब्रेशन कंट्रोल हो गया। अब बात करते हैं उस कैरेज की जो कटिंग टूल को जॉब तक ले जाता है। यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटकती है। क्या बात? कैरेज को चलाने के लिए स्क्वायर थ्रेड का इस्तेमाल होता है। क्या हमारे सामान्य नट बोल्ट वाले वी शेप थ्रेड ये काम नहीं कर सकते? देखिए, वी शेप थ्रेड का डिजाइन दो चीजों को आपस में कसकर लॉक करने के लिए होता है। अगर आप वी थ्रेड से इतने भारी कैरेज को लगातार आगे पीछे धकेलेंगे तो उनके तिरछेपन के कारण बहुत ज्यादा घर्षण पैदा होगा। अच्छा, घर्षण ज्यादा होगा। बिल्कुल। वहीं स्क्वायर थ्रेड के किनारे बिल्कुल सीधे 90 डिग्री पर होते हैं। ये बिना फंसे भारी से भारी एक्सियल लोड को आसानी से आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। ओहो, मतलब यहाँ खेल सिर्फ चीजों को कसने का नहीं है बल्कि बिना रुकावट के भारी वजन धकेलने का है। एकदम सही। और इस पूरी ताकत के पीछे जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो केवल एक दिशा में नहीं घूमती। रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों का नियंत्रण ऑपरेटर के पास होता है। जी हाँ, और ये रिवर्स गियर सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये लेफ्ट हैंड थ्रेडिंग या कुछ खास फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए मतलब बहुत क्रिटिकल है। कटिंग टूल के एंगल के हिसाब से ऑपरेटर को ये तय करना होता है कि धातु किस दिशा में घूमेगी। तो अहम अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो लेथ की इंजीनियरिंग सिर्फ एक मशीन की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। गियरबॉक्स का टॉर्क, वाइब्रेशन सोखने वाला वो कास्ट आयरन और लोड को संभालने वाले स्क्वायर थ्रेड्स, ये सब मिलकर उस जादुई ओवन को बनाते हैं जिससे हमारे आसपास की हर छोटी बड़ी मशीन निकली है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई है।
आप किसी भी आधुनिक उपकरण को देखें, उसके डीएनए में कहीं ना कहीं लेथ मशीन का ही हाथ है। सही कहा। इसी बात पर आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल छोड़ते हैं। अगर दुनिया की हर मशीन, हर पुर्जे का निर्माण लेथ मशीन के द्वारा ही संभव हुआ है, तो मानव इतिहास की सबसे पहली लेथ मशीन को आखिर किस उपकरण से बनाया गया होगा? जरा सोचिएगा इस बारे में।